चल तो बाजार रहा है हाँ उस और हमें बाजार में चला मस्ती, रहा है हाँ। बाजार। देखिए, बाजार ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिए पिछले 12 महीनों में, तो एक एक लेवल तक जब प्राइसेस आ जाते हैं तो थोड़ी कंसोलिडेशन कहो या वॉलेटिलिटी कहो या टाइम करेक्शन कहो, वो तो होनी होती है। एक ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि हर महीने हमको 2% दे के जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो वॉलेटिलिटी तो बाजार का इनहेरेंट नेचर है। पोजीशंस जो थी काफ़ी डेरिवेटिव्स में काफ़ी लंबी थी, और मुझे ये लग रहा है कि जो एफआईआईज का जो सेलिंग हमें दिख रहा है उसमें डेरिवेटिव्स का भी काफ़ी हाथ है। तो मैंने जस्ट एक स्टडी किया निफ्टी फ्यूचर्स का, अगर पोजीशन देखे तो जब बाजार पीक पे था लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, अभी 15 दिन पहले 15 जब दिन पीक पहले। पे, तो एफआईआईज की निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशन भी पीक पे थी, ओके। और अब रिकॉर्ड हाई पे थी। रिकॉर्ड हाई पे निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशनिंग थी, और 15 दिन में उन्होंने रिकॉर्ड शॉर्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी सारी हेजिंग या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कहो, वो एक नेचर है। एंड प्लस जो सेलिंग हमने देखी वो शायद एक ग्लोबल फिनोमिनन भी है, जहाँ पे न सिर्फ इंडिया बट ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से थोड़ी रिडेम्पशंस आ रही हैं बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएस। तो ये एक एफआईआई का आउटफ्लो दिखा, प्लस एफआईआई की जो डेरिवेटिव्स में पोजीशनिंग बड़ी रिकॉर्ड लॉन्ग से रिकॉर्ड शॉर्ट हुई है, उसकी वजह से बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी करेक्शन आई थी। अब इलेक्शन के परिणाम वगैरह का स्पेकुलेशन तो शायद मुझे लगता है बहाना था, ये बिकॉज ऐसा कोई डेटा तो है नहीं जिससे हमें कोई एक्सट्रीम व्यू लेने का की जरूरत पड़े, राइट। जो डेटा आ रही है ऐसा कोई मेजर चेंज तो ऐसा वेव के ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो एज लॉन्ग एज विथ अ रीजनेबल मेजोरिटी द रेजिम कंटिन्यूज एंड देयर इज नो चेंज ऑफ रेजिम, मेरे ख्याल से बाजार में बिजनेस एज यूजुअल चलेगा। एक मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म करेक्शन था, एक थोड़े कंसर्न्स थे, वो रीजंस हमेशा मिक्स हो जाते हैं, कॉज क्या है इफेक्ट क्या है हमें पता नहीं चलता। बट मेरे ख्याल से एक झटका जो था तो वीक हैंड शायद निकल गए बाजार से, और अब आई थिंक वी आर बैक ऑन अ नॉर्मल विकेट। एक चीज़ और समझाइए, जैसे यूएस में ब्याज दर को लेकर बड़ी चिंता लोगों को कि वहाँ कटेगा नहीं कटेगा, तो वहाँ ये क्लैरिटी आ गई कि अब कटे चाहे ना कटे, ये कट भी सकता है, तो 2 कट शायद आ सकते हैं सितंबर ऑनवर्ड्स, या पता नहीं आएंगे कि भी नहीं आएंगे, क्योंकि डेटा अभी भी उतना कंडीसिव नहीं है। लेकिन वहाँ के बाजार ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। इवन आप देखिए डाउ जोन्स 40,000 लाइफ हाई को उसने हिट कर दिया, S&P आप देखिए वो 5300 को क्लियर कर रहा है। तो वहाँ कोई डर नहीं है इन्फ्लेशन को लेकर के या वहाँ की इकोनॉमी स्लो होने को लेकर के। एशियन मार्केट में इतना डर बना दिया गया, या भारतीय बाजारों में, जहाँ तो मतलब फंडामेंटली तो भारतीय बाजार सबसे अच्छे माहौल में, फिर भी यहाँ ने इलेक्शन वाला माहौल बना के पैसा निकाल लिया, ये ट्रैप कर दिया किसी को। ऐसा कुछ कर रहे थे क्या लोग? देखिए, बाजार तो अभी भी नियर हाई पे ही है, तो करेक्शन कहाँ हुआ है बाजार में? वॉलेटिलिटी हुई है, करेक्शन कहाँ हुआ है? हाँ वोल्टेलिटी हुई, वो 400 पॉइंट भी किया हाँ बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो और देखिए, आपने यूएस बाजार की बात की, हायर इंटरेस्ट रेट्स की बात की, तो उसका मूलभूत कारण क्या है वो जानना, हमें वो अंडरस्टैंड करना समझना बहुत ज़रूरी है। यूएस बाजार के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे या तो नहीं कटेंगे और हायर लंबे समय तक रहेंगे, उसका मूलभूत कारण एक्चुअली बहुत पॉजिटिव कारण है। सबसे बड़ा कारण ये कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो सोचने से और एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि उन्होंने क्या किया पिछले साल 15-18 महीने पहले, इंटरेस्ट रेट की तो टाइटनिंग शुरू कर दी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि तब इन्फ्लेशन ज़्यादा उनको दिख रहा था, और होप था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी स्लो होगी, और इकोनॉमी एक्टिविटी स्लो होती है तो डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके अपने आप नीचे आ जाता है। तो इंटरेस्ट रेट तो उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया, और अभी भी चालू है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, अभी भी हाई लेवल पे इंटरेस्ट रेट्स हैं। लेकिन हुआ ये कि फेडरल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है उनका, उन्होंने अपना काम कर दिया इन्फ्लेशन फाइटिंग का, कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑपोजिट स्टांस लिया, उन्होंने फिस्कल डेफिसिट पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया और स्पेंडिंग चालू रखी। तो एक तरफ से आप ब्रेक लगा रहे हो और दूसरी तरफ से जो सेंट्रल वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक्सेलेरेटर दबा रही है। तो जो एक्सपेक्टेशन था कि यूएस जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, वो हुआ ही नहीं। तो यूएस इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी इतनी जल्दी नीचे नहीं आ रही है, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स ऊपर हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी इज एक्चुअली गुड थिंग। एंड टिपिकली जो हेल्दी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है वो टिपिकली ग्रोथ में ही होता है, कि जितनी ग्रोथ बढ़ती है इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो ग्रोथ को फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। तो मेन
कारण ये जो है कि जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव सरप्राइज किया है, उसकी वजह से रेट्स हाई है। तो हमें इस बारे में एज ऑफ नाउ चिंतित नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर रेट्स ऊपर रहे और हमें दिखने लगा कि यूएस जीडीपी क्रैश हो रही है, तब हमें चिंता का कारण है। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई चिंता का कारण नहीं है। ओके, अभिषेक जी, पिछले जो कुछ दिनों में ये सब हलचल हो रही थी, तो आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, मन में डर तो हमेशा बना रहता है जब आप देख रहे हो तो एक ऐसी टेरिटरी में मार्केट को जो इससे पहले हमने कभी देखा क्या नहीं। किस बात का था? डर इसी तरह से रहे कि वॉलेटिलिटी के अंदर में करेक्शन जब आता है तो इस तरह के चढ़ाव में उतार भी उतनी स्पीड से जाता है। एंड 2 ओकेजन्स हमने देखे लास्ट 5 महीने में जहां मार्केट ने एकाएक एक भले ही छोटा सा बट एक स्टीप करेक्शन दिया था। और क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स की बाइंग इतनी स्ट्रांग रही है तो ऑफकोर्स मार्केट रिकवर भी कर रहा है। इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहली पार्ट जैसे हम बात कर रहे थे कि क्यों स्ट्रेंथ है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिफरेंस इस बार के बुल रन में और कोई भी पास्ट बुल रन में इस बार डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप बाइंग देखें म्यूचुअल फंड की, लास्ट ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर में करीबन 1.5 लाख करोड़ की नेट बाइंग थी। एफआईज ने भी अप्रोक्सीमेट उतना ही बाई किया। दैट्स द रीज़न हमने देखा निफ्टी की जो रिटर्न्स है वो 30% सालाना रही। मिड एंड स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो 60 से 70% इंडेक्स लेवल पर रिटर्न आया है 1 साल का। अब हम अगर इस साल में देखें तो ये 5 महीने का अगर मैं ट्रेंड देखूं इस कैलेंडर ईयर में तो मोटा मोटा नेट सेलिंग ऑफ एफआईज 35,000 करोड़ रही है और म्यूचुअल फंड के अराउंड अगर मैं देखूं तो मोटा मोटा उतनी बाइंग हो रही है। सो बेसिकली एक तो ये हो रहा है कि कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर हम महीने के एसआईपी को देखें तो 19,000 करोड़ जो है एक स्टेबल नंबर और अगेन ऑल टाइम हाई नंबर भी बनते जा रहा है। इसका मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इंडिया के ऊपर। एंड इलेक्शंस की हम जो बात कर रहे थे, मार्केट हमेशा एक इवेंट्स को पहले से ही टाइम कर लेता है। ये मार्केट की एक नॉर्मल खासियत रहती है हर जगह हर तरफ से। मुझे लग रहा है कि मार्केट ने ये भलू बाती समझ लिया है कि बीजेपी शायद पावर वापस आ रही है। एंड क्योंकि वो वापस आ रही है इसलिए मार्केट में हम इस तरह का स्ट्रेंथ देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाइंग तो डोमेस्टिक ही हो रही है। सो अगर कहीं डाउट या चिंता होती तो सबसे पहले पुल आउट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स करते, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। हो ये डेफिनेटली रहा है कि रोटेशन है, एफआई आ रहा है, डीआई खरीद रहे हैं एंड उसमें वॉलेटिलिटी है एंड दैट्स ओके। मतलब इलेक्शन के टाइम पे ये एक्सपेक्टेड ही होता है, कुछ नया नहीं हो रहा है। बट नया ये हो रहा है कि इलेक्शन से पहले तक मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है, ना कि रुकने के लिए तैयार हो कि चलिए इलेक्शन का रिजल्ट आते हैं फिर देखते हैं। सो ये एक दर्शाता है कि इलेक्शन इज नॉट द रियल रीजन फॉर मार्केट टू बी वॉलेटाइल। दैट्स नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी इज द थिंग। सेकेंड है कि रिजल्ट अगर हम देखें ना कंसिस्टेंटली जो कि आ रहे हैं बहुत ही शानदार आ रहे हैं। सो डोमेस्टिक अगर मार्केट के अंदर में रियल में डिमांड है तो फाइनली वो दिखिए कहाँ पे, वो रिजल्ट्स में दिखनी चाहिए। और वो रिजल्ट्स में हम अभी भी देख रहे हैं कि सालाना या क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों तरफ से जो नंबर्स हैं मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के बहुत ही फैंटास्टिक आ रहे हैं। विच मीन्स कि ये जो रियल ग्रोथ हम बात करते हैं वो एक्चुअल है, मतलब वो फैक्चुअल है, एस्टिमेट नहीं है। Q3 के नंबर ज़्यादा अच्छे थे एज कम्पेयर टू